जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के मॉडल सेट 4 के सब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। चूँकि इसके पूर्व के जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वायुमंडलीय अपरतन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय अपरतन से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडल जो है वो विभिन्न स्तरों से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल, यानी जो वायुमंडल है बाबू, ये विभिन्न स्तरों से मिलकर बना हुआ है जिनके विभिन्न अपवर्तनांक होते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर के गुजरती है, कहाँ से गुजरती है बच्चों, तो कहोगे सर वायुमंडल से होकर के गुजरती है, तो उनका विभिन्न स्तरों से के द्वारा क्या होता है, अपवर्तन की क्रिया होती है, जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। हाँ, तो इस घटना को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पुनः एक बार इसको हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल जो है विभिन्न स्तरों से मिलकर बना है जिनके भिन्न भिन्न अपवर्तनांक होते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर के गुजरती है तो विभिन्न स्तरों द्वारा अपवर्तन होता है, जिसे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी के कारण जो होता है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखोगे, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं किसके कारण, तो कहोगे सर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 33 कह रहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो समझिएगा इसको। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। जो चुंबक के चारों ओर स्थित वह रेखा जिसके अंदर आकर्षण और विकर्षण दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम लोग पढ़ चुके हैं कि कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, यानी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। यदि वे ऐसा करेगी तो इनके कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो असंभव है। ठीक है बच्चों, आप लोग को इतना लिख देना है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उनके कटान बिंदु जो होगा वहां पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी, जो असंभव है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, जो रासायनिक समीकरण होता है बच्चों उसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो आखिर संतुलित क्यों करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, इसके पहले हम लोग एक नियम पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तत्वों के कुल परमाणु की संख्या उत्पाद के तत्वों की कुल परमाणु की संख्या के इक्वल होती है। ठीक है, रासायनिक संयोग के इस नियम को ध्यान में रखते हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ऐसा इसलिए अनुशंसित किया जाता है बच्चों क्योंकि अम्ल में जल मिलाने की प्रक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। अर्थात जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा के कारण जो प्रणाली में जो पदार्थ रखे जाते हैं वो उफान मारकर, यानी उछल कर, जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो बर्तन होता है उससे बाहर आ सकता है, जिससे हम जल सकते हैं, यानी हमें जलने की खतरा बढ़ जाती है। अत्यधिक ऊष्मा के कारण कांच के पात्र भी टूट सकते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, हमेशा धीरे धीरे पात्र को हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसके उदाहरण दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो बच्चों, आप लोग सटीक आंसर दीजिएगा कि वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड
और जिंक ऑक्साइड। आपसे पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इनके दो उदाहरण दीजिए। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लोग लिख सकते हैं Al2O3 तथा जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, तो ये दोनों है। आपसे कई बार ऐसा पूछ जाता है कि Al2O3 जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है किस प्रकार के ऑक्साइड है, तो याद रखोगे ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्यों है, तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के जो प्रकृति होते हैं उनको निर्भर प्रदर्शित करते हैं, गुणों को प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है ऑक्सिन हार्मोन के दो कार्य लिखिए। देखिए ऑक्सिन जो है बच्चों ये एक पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन है। ठीक है, इनके क्या क्या कार्य है कि जो पौधे होते हैं इनकी वृद्धि में एक सहायक होते हैं। दूसरी बात क्या होता है, ये तना प्रकाश की ओर मुड़ाता है। तना जो होता है वो प्रकाश की ओर मुड़ता है। तो इसके दो कार्य क्या है, वृद्धि को बढ़ाता है और तना प्रकाश की ओर मुड़ाता है। अगला, परितंत्र में अपमार्जक जिसको हम अपघटक भी कहते हैं, इनकी क्या भूमिका है, या तो फिर अपमार्जक क्या है, तो किसी परितंत्र में उपस्थित जीवाणु और कवक जैसे मित्रजीवी, ठीक है, जैसे मृतजीवी सूक्ष्मजीवों को अपमार्जक कहा जाता है। यानी किसी परितंत्र में उपस्थित जीवाणु और कवक जो मृतजीवी सूक्ष्मजीवों को जैसे मृतजीवी सूक्ष्मजीव जो होते हैं उसको हम अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक मृतजीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और मिट्टी से ये पदार्थ पौधे में चले जाते हैं जिसे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार अपमार्जक जो होता है वो परितंत्र एवं आहार तंत्र को संतुलित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और इनका साइज क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम है तो वस्तु की जो ऊंचाई हो कितनी है उसको हम H1 मान लेंगे इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए वक्रता त्रिज्या इनकी कितनी है, तो R बराबर 30 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी जो वस्तु की दूरी है बच्चों, वस्तु की दूरी हमेशा हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, कितना है 20 सेंटीमीटर। हमें उससे प्रकृति पूछ लिया है और इनका साइज पूछ लिया गया है तथा प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ लिया गया है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, तो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, तो 1/v रहने देंगे, 1/u वस्तु का मान कितना है पर जो बीम की दूरी है, तो 1/20 बराबर 1/f। f बराबर कितना क्या होता है, तो f बराबर क्या होता है बच्चों, तो r/2। तो r का वैल्यू हमारे पास कितना था 30 का आधा करोगे तो कितना होगा, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/15। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/20, ये माइनस में, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो यहाँ बचा क्या, तो कहोगे सर 1/v, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 1/15 + 1/20। अब 15-20 का लघुत्तम अगर फाइंड करोगे कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 15 का क्या बार 60 पढ़ोगे 60 आएगा, तो कहोगे सर 4 बार। 20 का क्या बार पढ़ोगे 60 आएगा, तो 3 बार। यानी 1/v इक्वल टू हो जाएगा 4 3 7/60, इसलिए v बराबर हो जाएगा 60/7 अर्थात 8.57 सेंटीमीटर। अब प्रकृति क्या है, तो v का मान जो है बच्चों धनात्मक आया। ठीक है, क्या आया, धनात्मक आया एवं संख्यात्मक रूप से u से छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं छोटा बनता है। दर्पण के आवर्धन सूत्र से हम लोग जानते हैं बच्चों, जो m होता है वो -v/u बराबर h2/h1 होता है। ठीक है, हमसे h2 पूछ लिया गया था प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो h2/h1 बीम की तो ऊंचाई हमें दे रखा था, कितना है, तो 5। हमने भी निकाला, भी कितना निकाला बच्चों, तो कहोगे सर 60/7 निकाला है ना। ठीक है, u का मान कितना है, तो 20। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे h2, ठीक है, तो h2 बराबर क्या हो जाएगा 60/60 इंटू 1/20, ठीक है, इंटू 5। तो इसको जब काटोगे तो जाएगा 15/7 बराबर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर।
चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति उनका उपचार किस प्रकार के लेंस के द्वारा किया जाता है। देखिए, तो निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, इनमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, परंतु उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देती है, तो इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। कहाँ बनता है बच्चों, तो रेटिना के पहले बन जाता है। आखिर रेटिना के पहले बनता क्यों है, ये भी तो कारण हमें जानना होगा। ठीक है, जिसे मान के चलिए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन बन क्यों रहा है रेटिना के पहले। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, दूसरी बात, सिलेरी जो पेशियाँ होती है उनकी कमज़ोर हो जाने के कारण भी लेंस का पतला करने की क्षमता घटना, अर्थात लेंस की उतलता का बढ़ जाना। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि प्रतिबिंब का जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, जब तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक हम किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। इसका उपचार क्या है बच्चों, तो कहोगे सर कि अवतल लेंस की जो चश्मा होगा उसके द्वारा से हम उनका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस की चश्मे के द्वारा हम लोग इसका उपचार कर सकते हैं। चलिए, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो बच्चों जैसे आपसे पूछ लिया गया है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो फिर अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ी यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विघटित होकर के दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया तो फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अपघटन अभिक्रिया जो होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो ऊष्मा के द्वारा अपघटित होते हैं, कुछ वियोजन ऐसे होते हैं जो प्रकाश के कारण अपघटित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विद्युत अपघटन के कारण होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पूछ रहा है कि जो ऊष्मा के कारण अपघटित हो रहे हैं, जो टूट रहे हैं, तो ऐसा कौन सा है। तो बच्चों कहोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें जब हम लोग ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। दूसरा है AgCl, इसमें जब प्रकाश ऊर्जा देंगे, ठीक है, तो ये टूटेगा Ag+Cl2 में। तीसरा है जब जल को विद्युत अपघटन करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों कि एक ग्वाला ताज़े दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, ताज़ा दूध के pH के मान में 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना दिया जाता है। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। देखिए बेकिंग सोडा की प्रकृति जो होता है बच्चों वो क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है तो दूध की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय हो जाती है। बेकिंग सोडा के मिलाने से दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जो जल्द खट्टा होने अथवा अम्लीय होने से रोकता है। ठीक है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है बच्चों, तो लैक्टोबैसिलस कहता है। कौन सा करता है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखोगे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन क्या है, मनुष्यों में बौनेपन का क्या कारण है। देखिए वृद्धि हार्मोन क्या है, आखिर कोई मनुष्य जो है अत्यधिक लंबा और बौना क्यों हो जाता है। तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह शरीर की हड्डियों की लंबाई को नियंत्रित करता है। इसके अधिक स्रावित होने से जो कोई व्यक्ति है वो अनावश्यक रूप से, ठीक है, लंबा हो जाता है, तथा इसकी कमी के कारण कोई व्यक्ति बौना हो जाता है। बच्चों आप लोग समझिएगा, जैसे जो वृद्धि हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो इसके अत्यधिक स्रावित होने से क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होता है बहुत लंबा हो जाता है, या फिर इसके जो कम स्रावित जब होने लगता है तो व्यक्ति ये बौना हो जाता है। ठीक है, अब दो कैटेगरी के व्यक्ति को देखे होंगे, एक जो होता है कि एक जितनी आवश्यकता होती है उससे तो कुछ अधिक लंबे हो जाते हैं, या तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी हाइट जो होती है काफ़ी कम हो जाती है। तो ये सब किसके कारण होता है, तो वृद्धि हार्मोन के कारण होती है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है। देखिए बच्चों, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से अब क्या लाभ है। तो अलैंगिक जो होता है वो प्राय एक्सक्यू जीवों में होता है, यानी कि सरल जीवों में होता है। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो क्या लाभ है, तो लैंगिक जनन संततियों के गुणों की विभिन्नताओं को बढ़ाता है,
लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं, अतः यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के डीएनए भाग लेते हैं। यह विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है जो विकास के लिए आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय में जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर है। देखिए, जो एक कोशिकीय जीवों की संरचना होती है बच्चों, वो सरल होती है। इनमें जनन के लिए कोई विशेष ऊतक या कोई विशेष कोशिका नहीं होती। इनमें केवल एक ही कोशिका होती है जिससे समस्त क्रियाएं संपन्न होती है। तो ठीक है, एक कोशिकीय जीव जो होती है उनमें अलैंगिक जनन द्वारा जनन होता है। ठीक है, जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होती है उनकी संरचनाएं जटिल होती है, उनमें जनन के लिए अलग कोशिकाएं होती है। ठीक है, तथा उनमें दो अलग प्रकार के जैसे नर और मादा जो होते हैं दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति से भिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास में सहायक होते हैं।